भिंडी बाजार, जेजे अस्पताल, नाके से शुरू होकर ईरानी इमाम बाड़ा और ईरानी मुसाफिर खाने तक जाता था। उसके आगे क्रैफर्ड मार्केट है, जहां से मोहम्मद अली रोड शुरू होती है। पाकिस्तान से दिल्ली में मुझे बम्बई में हमदर्दों के जो एड्रेस दिए गए थे वो बिल्कुल नामुकम्मल थे। मसलन एक डॉक्टर का सिर्फ नाम लिखा था जिसका लड़का लाहौर FC कॉलेज का तालिब इल्म था। दूसरा एड्रेस ईरानी मुसाफिर खाने के सामने एक मोटर बैटरी की मुरम्मत करने वाली दुकान का था, जहाँ से मुझे बड़े सेठ का पता मिल सकता था। इसी तरह ईरानी इमाम बाड़े के कुर्बो जवार में यूसुफ पटेल का पता करना था। भिंडी बाजार के तकरीबन वस्त में न्याजी रेस्टोरेंट था, जिसके मालिक के जरिए मैं एक बैंक के MD मिस्टर रंगून वाला तक पहुंच सकता था। मैंने पहले यूसुफ पटेल की तलाश शुरू की, लेकिन नाकाम रहा। उस इलाके में मैं जिससे भी यूसुफ पटेल का पूछता वो मुझे घूरती नजरों से देखता और मालूम नहीं कहकर आगे बढ़ जाता। मैं अब जिस्मानी तौर पर इस काबिल हो गया था कि लंगड़ाता हुआ आहिस्ता कदमों से कुछ फासले तक पैदल चल सकता था। मैंने अब बड़े सेठ को ढूंढने का फैसला किया और ईरानी मुसाफिर खाने के सामने बैटरी मुरम्मत की दुकान पर जा पहुंचा। बड़े सेठ का पूछने पर पहले शागिर्दों और फिर मालिक ने लाइल्मी का इजहार किया। मैं दुकान के अंदर एक स्टूल पर बैठ गया और मालिक से कहा, मुझे बड़े सेठ से हर हालत में मिलना है और तुम ही मुझे उसके मुतालिक बता सकते हो। मैं तो किसी न किसी तरह बड़े सेठ तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब उसे मालूम होगा कि तुमने मुझे उसके मुतालिक कुछ नहीं बताया तो वो तुमसे बहुत खफा होगा। मेरी ये मामूली धमकी काम कर गई और दुकान मालिक ने मुझे कहा, जुमेरात को शाम 6 बजे यहाँ आ जाना। बड़े सेठ का एक आदमी हर जुमेरात को यहाँ आता है, तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, आगे वो जाने। अब मेरे पास जुमेरात तक इंतजार करने के सिवा कोई चारा न था, इसलिए वापस गेस्ट हाउस में चला आया। बम्बई का मौसम भी बड़ा अजीब है। बिल्कुल अचानक ही चंद मिनटों में बादल घिराते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पैदल चलने वाले दुकानों की ओट में खड़े हो जाते हैं और 15-20 मिनट मूसलाधार बारिश बरसने के बाद बारिश थम जाती है। पानी की निकासी का इतना आला निजाम है कि बारिश खत्म होते ही सड़कों पर एक बूंद पानी दिखाई नहीं देता और राहगीर अपनी राह लेते हैं। लोकल ट्रेनों का निजाम भी इतना आला और वसी है कि हैरत होती है। बॉम्बे सेंट्रल से लेकर कल्याण और शहर के कमोबेश 25 स्टेशनों मसलन दादर, कोलाबा, अंधेरी, वर्ली, मस्जिद और नामालूम किन किन स्टेशनों के लिए हर 6-7 मिनट के अंदर गाड़ी मिल जाती है। लाइनों का एक जाल बिछा हुआ है। अपनी मंजिल के लिए अगर एक गाड़ी छूट जाए तो चंद मिनटों के अंदर दूसरी गाड़ी आ जाती है। हर स्टेशन पर गाड़ी बमुश्किल 1 मिनट ठहरती है। गाड़ियों के इंजन बिजली से चलते हैं और कोई गाड़ी 1 मिनट भी लेट नहीं होती। लोकल बसें भी लातादाद हैं और इन सिंगल और डबल डेकर बसों में कभी ओवरलोडिंग नहीं होती। हर बस स्टॉप पर लोग लाइनों में खड़े होते हैं, कोई धक्कम पेल भी नहीं होती। जब कंडक्टर फुल कह दे मुसाफिर वहीं रुक जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि लाइन में खड़े मियां बीवी में से एक को जगह मिल गई थी तो दूसरा अगली बस के इंतजार में वहीं रुक गया। टैक्सी या तो बड़े कारोबारी लोग लेते हैं जिन्हें अपनी गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिलती, और या सैरो तफरी के लिए चौपाई, जूहू और मालाबार हिल्स पर जाने वाले। तमाम सड़कों पर खाली टैक्सियां हर वक्त दौड़ती फिरती हैं। उनके मीटर बिल्कुल सही काम करते हैं और टैक्सी लेते वक्त पाकिस्तान की तरह ड्राइवर पहले आपका बायोडाटा और मंजिल मकसूद पूछकर फिरौनियत से ये फैसला नहीं करता कि वो आपको लेकर जाएगा या नहीं, और न ही किराए के लिए आपसे भाव ताव करता है। मैंने बम्बई की जरूरत के मुताबिक एक बरसाती और पढ़ने के लिए चंद किताबें खरीद ली। पकड़े जाने के खौफ से मैं बिला जरूरत बाहर नहीं निकल सकता था, हालांकि बम्बई देखने की मुझे बड़ी आरजू थी। जुमेरात को मैं 5:30 बजे ही बैटरी की दुकान पर चला गया। अपना पिस्टल मैं हर वक्त अंदरूनी पेटी में रखता था। तकरीबन 7 बजे शाम एक गाड़ी ईरानी मुसाफिर खाने के पास आकर रुकी। उस गाड़ी के शीशे स्याह थे और अंदर बैठे हुए लोग दिखाई नहीं देते थे। दुकानदार ने गाड़ी के ड्राइवर से कुछ बात की और मेरी तरफ इशारा किया। ड्राइवर ने अंदर बैठे लोगों से पूछा और गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आया और मुझसे मेरा नाम, पता और बड़े सेठ से मिलने की वजह पूछी। मैंने अपना नाम आसिफ और शबनम गेस्ट हाउस का पता दिया और कहा कि मेरा बड़े सेठ से मिलना बेहद जरूरी है और मिलने की वजह मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा। ड्राइवर ने वापस जाकर गाड़ी में बैठे लोगों से कुछ बात की और मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो पिछला दरवाजा खुला और गाड़ी के अंदर बैठे एक शख्स ने मुझे अपने साथ बैठने के लिए कहा। मेरे बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। पिछली सीट पर मेरे अलावा 2 जवान आदमी बैठे थे। उन्होंने मुझसे शाइस्ता लहजे लेकिन बम्बई की अवामी जबान में मुझसे दोबारा मेरा नाम, पता और बड़े सेठ से मिलने की वजह पूछी। मैंने उन्हें वही जवाब दिया
जो ड्राइवर को पहले दे चुका था। मैंने उन्हें एक बात मजीद बताई कि मेरे पास इस वक्त एक लोडेड पिस्टल और 2 लोडेड मैगजीन हैं। आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरे मुताल्लिक कोई शक न करें। उन्होंने पिस्टल देखना चाहा, जिसे मैंने बेल्ट से निकाल कर साथ बैठे आदमी के हाथ में दे दिया। उन दोनों ने गुजराती जबान में आपस में कुछ बातें की और फिर मुझसे कहा, क्या तुम पाकिस्तानी फौजी हो? मैंने जवाब दिया, मैं जो कोई भी हूँ सिर्फ बड़े सेठ को बताऊंगा। आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं भारतीय नहीं हूँ। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने आपस में फिर गुजराती जबान में बात की और मुझे कहा, हमारा ड्राइवर तुम्हारे साथ शबनम गेस्ट हाउस में जाकर तुम्हारी वहाँ रिहाइश की तस्दीक करेगा। हम आज बड़े सेठ से बात करेंगे। अगर उसने इजाजत दी तो कल 11 बजे ड्राइवर तुम्हें लेने गेस्ट हाउस में आ जाएगा। अगर ड्राइवर 1 बजे तक तुम्हारे पास न पहुंचा तो समझ लेना कि बड़ा सेठ तुमसे मिलना नहीं चाहता। इस सूरत में तुम बड़े सेठ से मिलने की बात भूल जाना और दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। ये कहकर वो खामोश हो गए। इतनी देर में गाड़ी जे अस्पताल नाके के करीब जाकर रुक गई। उन्होंने मेरा पिस्टल मुझे वापस लौटा दिया। ड्राइवर भी मेरे हमरा गेस्ट हाउस में आया। गफ्फार अपने दफ्तर में बैठा था। ड्राइवर ने गफ्फार से मेरी इस गेस्ट हाउस में आमद और रिहाइश के मुतालिक पूछा और खामोशी से वापस चला गया। गफ्फार उसकी बातें सुनकर कुछ परेशान सा हो दिया। मेरे पूछने पर उसने खामोशी से एक गुजराती अखबार निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं गुजराती तो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अपनी तस्वीर देखकर घबरा गया। गफ्फार ने बताया कि मेरी आमद के दूसरे दिन ही उसे मेरा चेहरा जाना पहचाना दिखाई दिया था। उसने पुराने अखबार खंगाले और वो अखबार निकाल लिया जिसमें मेरी तस्वीर थी। अब गफ्फार से कुछ छुपाना बेसूद था। मैंने उसे कहा कि ये सब दुरुस्त है और अब तुम पर मुनहसिर है कि मुझे पनाह दो या पकड़वा दो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि मैं गिरफ्तार होने की बजाय मौत को तरजीह दूंगा। ये कहते हुए मैंने पिस्टल निकाल कर उसे दिखाया और कहा कि इसकी गोलियां मुझे अपनी आखिरी सांस तक गिरफ्तारी से बचाएंगी। गफ्फार ने बड़ी संजीदगी से कहा, अगर आपको पकड़वाना होता तो कई रोज पहले ही मैं ये काम कर चुका होता। एक मुसलमान जांबाज को हिंदू भारतीय कुत्तों के हाथों पकड़वाने से मैं खुद मर जाने को तरजीह दूंगा। मेरी तरफ से आप कोई खदशा महसूस न करें, लेकिन आपका बाहर जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप एहतियात बरतें और कम से कम बाहर जाएं। मैं तो उस आदमी की आपके मुताल्लिक पूछगिछ से परेशान हो गया था। वो आदमी कौन था? मैंने गफ्फार को बताया कि मैं बड़े सेठ से मिलने की कोशिश में था। ये ड्राइवर उसके आदमियों ने मेरी तस्दीक के लिए भेजा था। गफ्फार ने मुझसे बड़े सेठ के मुताल्लिक पूछा तो मैंने उसे साफ बता दिया कि मुझे उसके नाम का तो इल्म नहीं। मुझे ईरानी मुसाफिर खाने के सामने एक बैटरी मैकेनिक की दुकान से उसका पता लेने और मिलने के लिए कहा गया था। ईरानी मुसाफिर खाने और बैटरी की दुकान का सुनकर गफ्फार बोला, क्या आपको वाकई बड़े सेठ के नाम का इल्म नहीं है? मैंने जवाब दिया, जब मैंने तुम्हें अपने मुताल्लिक सब कुछ बता दिया है तो बड़े सेठ का नाम छुपाने से क्या फायदा। गफ्फार ने चाय का ऑर्डर दे रखा था। हमारी इस गुफ्तगू के दौरान ही चाय आ गई। चाय पीते हुए गफ्फार ने कहा, बड़े सेठ का नाम हाजी मस्तान है। वो बर्रे सगीर का सबसे बड़ा स्मगलर और बम्बई और साहिली इलाकों में मुसलमानों की जानो माल का मुहाफिज है। बम्बई के मुसलमानों का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सिर्फ 2 सहारे हैं, हाजी मस्तान और दिलीप कुमार। दिलीप कुमार मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों में यकसा मकबूल है। कई बार हिंदू मुस्लिम फसाद के दौरान दिलीप कुमार अकेले फसाद ज़दा इलाके में चला गया और उसके एहतराम में हिंदू मुस्लिम फसाद टल गया। हाजी मस्तान का खौफ बम्बई और साहिली इलाकों के मुसलमानों को हिंदुओं के तासुब और जुल्म से बचाए हुए है। हाजी मस्तान के बेशुमार मुसल्ला आदमी सारे बम्बई में फैले हुए हैं और हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू होते ही मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। यही वजह है कि कई मुसल्ला हिंदू तंजीमों के हिंदू मुस्लिम फसाद में हिस्सा लेने के बावजूद मुसलमानों का जानी नुकसान हिंदुओं के मुकाबले में बहुत कम होता है। अगर हाजी मस्तान ने आपको पनाह दे दी तो फिर कम से कम बम्बई में आपको कोई खतरा न होगा। पुलिस और खुफिया वाले उसका नाम सुनते ही कांपने लग जाते हैं। उसका स्मगलिंग का सामान लॉन्चों और ट्रकों पर खुलेआम पुलिस के सामने लोड और अनलोड होता है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। यही बातें करते हुए रात के 10 बज गए और मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अगले रोज वही ड्राइवर 11:30 बजे मुझे लेने आ गया। वही काले शीशों वाली गाड़ी थी जिसमें एक शख्स आगे और दूसरा पिछली सीट पर बैठा था। मैं पिछली सीट पर बैठ गया तो साथ वाले शख्स ने एक स्याह पट्टी मुझे देते हुए निहायत नरमी से कहा कि इसे अपनी आंखों पर बांध लें और पिस्टल मुझे दे दें। मैंने उसके कहने पर अमल किया और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। तकरीबन 30-35 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी रुकी। मेरी आंखों से पट्टी हटा दी गई। ये एक बहुत बड़ी और बंद गैराज थी जहाँ 4 और गाड़ियां भी खड़ी थी। इस गैराज के अंदर ही एक लिफ्ट थी जिसके जरिए हम एक
बंद राहदारी में पहुंचे और 10-12 कदम चलकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। ये कमरा बहुत आला फर्नीचर से आरास्ता था। उस कमरे की 2 दीवारों को छत से फर्श तक मोटे पर्दों ने ढांप रखा था। यकीनन इन दीवारों में खिड़कियां होंगी जिनसे बाहर का मंजर देखकर इस जगह की लोकेशन का इल्म हो सकता था। हम सोफों पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में चाय और खाने के लवाजमात आ गए। हमारे सामने एक सिंगल सोफे के साथ मेज पर 4 टेलीफोन पड़े थे, जिनसे मालूम होता था कि ये सोफा साहिब खाना के लिए मखसूस है। हम चाय पीने में मसरूफ थे कि एक लंबा दुबला और सांवले रंग का शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मुझे यहाँ लाने वाले ताजीमन खड़े हो गए। मैं भी खड़ा हो गया। वो शख्स उस मखसूस सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर खामोशी से मुझे परखता रहा, फिर गुजराती नुमा उर्दू में मुझसे मुखातिब हुआ। आप मुझसे मिलना चाहते थे, फरमाइए क्या काम है। मैंने जवाब दिया, मैं आपसे चंद मिनट बिल्कुल अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। उस लंबे आदमी ने कहा, ये दोनों मेरे काबिल एतमाद साथी हैं, इनके सामने आप बिला झिझक हर बात कह सकते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मुझे सिर्फ चंद मिनट अलहदगी में आपसे बात करनी है, उसके बाद अगर आपने मुनासिब समझा तो बेशक अपने साथियों को बता दें। उसने दोनों को इशारा किया और वो फौरी कमरे से बाहर चले गए। अब हम दोनों के सिवा कमरे में कोई न था। सवाल या नजरों से उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कहा, मुझे आपका नाम भी मालूम नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, और अपने इदारे का नाम बताते हुए कहा कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया था कि अगर किसी मुश्किल में पड़ जाऊं तो इस नामुकम्मल एड्रेस पर बड़े सेठ से मिलूं। मैं और मेरे साथी 2 साल से ज्यादा अरसा दिल्ली में दिए गए अहदाफ और मिशंस की तकमील करते रहे हैं। मैं DMI के हाथों गिरफ्तार हो गया और 1 माह 6 दिन इंतहाई तशद्दुद सहने के बाद DMI के 2 गार्ड्स को हलाक करके फरार हुआ हूँ। मैंने दौरान तफ्तीश अपनी जबान नहीं खोली। मेरे साथी दिल्ली में बिल्कुल महफूज अपने कामों में मसरूफ हैं। मैं जख्मी होने और अपने साथियों की सलामती की खातिर बम्बई आ गया हूँ और हिदायत के मुताबिक आपसे मिलने में कामयाब हुआ हूँ। मैंने उसे अपना कोड नंबर बताया और कहा कि आपका मेरे इदारे से यकीनन राब्ता होगा, आप उनसे मेरी तस्दीक कर सकते हैं। अखबारात में मेरे फरार होने की खबर के साथ साथ मेरी तस्वीरें भी छपी हैं। वो मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने बात खत्म की तो उसने कुछ देर खामोशी के साथ कहा, मेरा नाम हाजी मस्तान खान है। जिन अखबारों में तुम्हारी तस्वीरें शाया हुई हैं वो सब अखबार मैं मंगवा लूंगा। भारतीय पुलिस, CBI और फौजी जासूसी इदारे जानते हैं कि मैं भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तान का न सिर्फ हामी हूँ बल्कि उनके मफाद में कोई खतरनाक काम करने से भी दरेग नहीं करता। वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि उनके हाथ मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत आ जाए और वो मुझे गिरफ्तार कर लें। तुम्हारी तमाम बातों पर यकीन करने के बावजूद इस बात का इम्कान मौजूद है कि तुम किसी भारतीय जासूसी इदारे के फर्द हो और तुम्हारे फरार की खबर और तस्वीरें अखबार में इसलिए दी गई हों कि तुम्हारा इदारा तुम्हारे जरिए मुझे अपने जाल में फांस सके। मेरा तुम्हारे पाकिस्तानी इदारे से वायरलेस पर 2 हफ्ते में 1 बार राब्ता होता है। तुम्हारे कोड नंबर, नाम और हुलिये से मैं तुम्हारे इदारे से तुम्हारी तस्दीक करूंगा। तुम अपना पूरा नाम, कोड नंबर और अपने अफसरों के नाम लिख कर मुझे दे दो। तुम असली हो या नकली, दोनों सूरतें मुमकिन हैं। मैं गेस्ट हाउस से तुम्हारा सामान मंगवा लेता हूँ। जब तक पाकिस्तान से तुम्हारी तस्दीक नहीं हो जाती तुमको मेरे आदमियों की निगरानी में एक आरामदेह घर में रहना होगा और उस घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। उस घर में डॉक्टर तुम्हारा इलाज भी करेगा और तुम्हारी जरूरत की हर शय मुहैया की जाएगी। मेरे आदमी तुम्हारे साथ निहायत इज्जत से पेश आएंगे जब तक कि तुम उनके फराइज में मदाखलत नहीं करोगे। पाकिस्तान ने अगर तुम्हारी सच्चाई की तस्दीक कर दी तो तुम हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान होगे और हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने में फख्र महसूस करेंगे। दूसरी सूरत में, यानी पाकिस्तान ने अगर तुम्हारी तस्दीक न की तो हम तुम्हें बगैर तशद्दुद के हलाक कर देंगे। तुम्हें जहाँ रखा जाएगा वहाँ न तो मेरे आदमी तुम्हारी असलियत जानने की कोशिश करेंगे और न ही तुम अपने मुताल्लिक उन्हें कुछ बताना। यह हिदायत देकर हाजी मस्तान ने मेज में लगी घंटी बजाई और मुलाजिम को कागज और कलम लाने को कहा। मैंने कागज पर अपने मुताल्लिक तमाम तफसील लिख दी। हाजी मस्तान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले दोनों आदमियों को एक दूसरी घंटी बजाकर बुलाया और गुजराती में उन्हें मेरे मुताल्लिक हिदायत दी। उसके बाद हाजी मस्तान उठ खड़ा हुआ, मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है लेकिन एहतियातन ये नागवार काम करना भी जरूरी है। जो ही पाकिस्तान से तुम्हारी तस्दीक हो जाएगी मैं तुमसे न सिर्फ माफी मांगूंगा बल्कि इस नाखुशगवार काम के बदले मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसे सरप्राइजेस होंगे जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहकर हाजी मस्तान चला गया। उन 2 आदमियों ने बड़े एहतराम से मुझे चलने को कहा। गिराज पहुंचने पर गाड़ी में बैठते ही मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। गाड़ी करीबन 1 घंटे के सफर के बाद एक जगह रुकी और मेरी आंखों से पट्टी हटा दी गई। ये एक बहुत
बहुत ऊंची दीवारों वाला बंगला था, जिससे बाहर सिर्फ नारियल के दरख्तों का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता था और समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती थी। उस बंगले में एक निहायत आरास्ता बेडरूम और एक खूबसूरती से सजा हुआ ड्राइंग रूम मुझे दिया गया। इन दो आदमियों ने मुझे कहा कि वो गेस्ट हाउस से मेरा सामान और डॉक्टर को लेकर 4 बजे आ जाएंगे। मैंने उन्हें मुख्तलिफ अंग्रेजी और उर्दू के मैगजीन और चंद किताबें लाने का कहा। पाकिस्तान से तस्दीक होने तक मुझे इस मकान में ही वक्त बसर करने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। ऊंची 4 दीवारी से घिरे इस बंगले में मुझे घूमने फिरने की पूरी आजादी थी। बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों एयर कंडीशन थे। ड्राइंग रूम में 191 ग्रंडिंग रेडियोग्राम और बहुत सारे रिकॉर्ड और टेप के स्पूल थे। बेडरूम में भी एक रेडियो था। दोपहर का खाना बहुत सारी डिशों पर मुश्तमिल था। दोपहर 4 बजे एक आदमी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने मेरे जख्मों की ड्रेसिंग की। मैंने उसे इंजेक्शन लगवाए तो उसने कहा कि इन इंजेक्शनों से बहुत ज्यादा असर और जूद असर इंजेक्शन वो लाया है। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर चला गया। उसके हमरा आने वाला आदमी ढेर सारे रिसाले और किताबें ले आया था। उसने मुझसे पूछा अगर पीना चाहें तो आला स्कॉच विस्की मौजूद है। मैंने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली। वो कहने लगा जिस चीज की भी जरूरत हो आप बता दें, फौरी मुहैया कर दी जाएगी। हर रोज 2 मरतबा और 4 बजे डॉक्टर आया करेगा। अपनी सेहत के अलावा उससे और कोई बात न करें। ये कहकर वो चला गया। मुकम्मल रेस्ट, तहफ्फुज के एहसास, आला डॉक्टरी इलाज और अच्छी खुराक से मैं तेजी से तंदुरुस्त हो रहा था। इसी तरह 8 रोज गुजर गए। 9वें रोज 11 बजे ही दोनों आदमी आए और मुझे कहा कि बड़े सेठ ने बुलवाया है। मैं तैयार होकर उनकी गाड़ी में सवार हो गया। इस बार उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी। गाड़ी उसी बड़ी गिराज में जाकर ठहरी। मैं चूंकि बंबई से नावाकिफ था, इसलिए पट्टी न होने के बावजूद मुझे उस इलाके का पता न चल सका। ड्राइंग रूम में हमें बैठे थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि हाजी मस्तान आ गया। हम सब उसके एहतराम में खड़े हो गए। हाजी मस्तान ने आते ही मुझे गले लगा लिया और बोला पाकिस्तान से आपकी तस्दीक हो गई है। मुझे क्या इल्म था कि इतने मुहिब्बे वतन निडर और जांफरोश की मेजबानी का शर्फ मुझे मिलेगा। मैंने आज और कल के लिए अपने तमाम काम मनसूख कर दिए हैं और आपके अंजाम दिए मिशनों के वाकयात सुनने को बेताब हूँ। आपके लिए अब कोई पाबंदी नहीं। आप जहाँ जाना चाहें मेरे 4 मुहाफिज आपके हमरा जाएंगे। ये चारों मुहाफिज और एक गाड़ी 24 घंटे आपके डिस्पोजल पर होगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो बिला झिझक मुझे कह दें या मेरे आदमी को जो रोजाना 2 बार आपके पास आया करेगा उसे बता दें। उसने मजीद कहा पाकिस्तान से आपके मुकम्मल सेहत याब होने तक आपको मेरे पास कयाम करने का कहा गया है, या यूं कह लें कि जब तक मैं आपके मुकम्मल सेहत याब होने की इत्तला उनको न दूं और जब तक आपके मुताल्लिक मजीद अहकाम न आए आप मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। हमने दोपहर का खाना इकट्ठे खाया और 3 बजे तक मैं उसे अपने मिशंस के मुताल्लिक मुख्तसरन बताता रहा। हाजी मस्तान पूरी दिलचस्पी और शौक से मेरी बातें सुन रहा था। वो हैरान था तो इस बात पर कि बगैर किसी मादी लालच के मैंने इस जान जोखम और खतरनाक मुहिम के लिए खुद वॉलंटियर किया। कहने लगा मेरे साथ काम करने वाले तो आपके अंजाम दिए गए मिशन से सैकड़ों गुना कम खतरनाक कामों के लिए लाखों रुपया मुआवजा लेते हैं। 4 बजे मैंने उससे अगले रोज मिलने का वादा करके इजाजत ली। उसने खुद बताया कि ये घर मालाबार हिल्स पर है और जहाँ मेरी रिहाइश है वो जूहू का इलाका है और बंगला साहिल समंदर के बिल्कुल करीब है। मेरी रवानगी से पहले ही उसने मुहाफिजों का इंतजाम कर रखा था और एक शेवरले कार मेरे लिए मखसूस कर दी थी। मैं उसी कार में मुहाफिजों के साथ जूहू वाले बंगले पर पहुंचा। हाजी मस्तान को मैंने दिल्ली से भेजे गए अपने सामान की बिल्टी के कागजात भी दे दिए थे। मेरा सामान अगले रोज मेरी गैर मौजूदगी में बंगले पर पहुंच गया। मैं उस वक्त हाजी मस्तान से मिलने गया हुआ था। मेरी दास्तान के शौक में हाजी मस्तान ने वाकई दिन के बेशतर वक्त की अपनी मुलाकातें और दूसरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी। उसके सवाल जवाब और दास्तान खत्म करने में मजीद 1 दिन लगा। एक तरफ हाजी मस्तान मेरे साथियों और लड़कों के कारनामे सुनकर महवे हैरत था, तो दूसरी तरफ मैं बर्रे सगीर के इस सबसे बड़े स्मगलर की जिंदगी के एक नए पहलू से रूशनास हो रहा था। बड़े सेठ को तो मैं नहीं जानता था, लेकिन हाजी मस्तान के मुताल्लिक तो मुझे पाकिस्तान में ही अच्छा खासा इल्म था। वो बंबई का बेताज बादशाह था। उसके हाथ इतने लंबे थे कि भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने भी बंबई के इंतजामी मामलात चलाने में सूबाई हुकूमत को वाज़ेह हिदायत दे रखी थी कि हाजी मस्तान की ख्वाहिशात को अहमियत दी जाएगी। दिलीप कुमार को बंबई का मेयर बनवाने में भी हाजी मस्तान का ही हाथ था। बंबई में मुझे ये भी मालूम हुआ कि उस इलाके के स्मगलिंग के दूसरे तमाम गिरोह या तो खुद ही हाजी मस्तान के खौफ से टूट फूट कर बिखर चुके थे या फिर कोई चारा न देखते हुए उसके गिरोह में शामिल हो गए थे। हाजी मस्तान से गद्दारी की सजा सिर्फ मौत थी। यूसुफ पटेल, जिसे मैं पहले तलाश करता रहा था, वाहिद स्मगलर था जिसने हाजी मस्तान की सरपरस्ती में आने से इनकार कर दिया था। वो उन दिनों खौफ से ज़ेरे ज़मीन था और हाजी मस्तान के कारिंदे उसे ढूंढ रहे थे।
इतने ज्यादा असर और रसूख का मालिक बर्रे सगीर का सबसे बड़ा स्मगलर मेरे सामने बैठा बिल्कुल बच्चों की तरह मेरी दास्तान से महजूज हो रहा था। मुसलमानों और पाकिस्तान से उसकी मोहब्बत उसके हर लफ्ज और बात से फूट फूट कर निकल रही थी। मेरी दास्तान सुनकर उसने कहा, सुकूत ढाका का जितना सदमा भारतीय मुसलमानों को हुआ है उतना शायद पाकिस्तानियों को भी नहीं हुआ होगा। हम तो पाकिस्तान को अपना दिफाई कला और मुहाफिज समझते हैं। हर भारतीय मुसलमान की आंखें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की तरफ उठती हैं। सुकूत ढाका के बाद हमारा ये वाहिद दुनियावी सहारा भी खत्म हो गया। लेकिन आपकी दास्तान सुनकर मुझे यकीन है कि भारत चाहे कितनी जंगी तैयारियां कर ले, असलहे के ढेर लगा दे, सारे हिंदुओं को फौज में भर्ती कर ले, लेकिन जब भी पाकिस्तान अपने जख्म मुंदमिल होने पर भारत से बदला लेने के लिए एक धाड़ लगाएगा तो भारतीय हिंदुओं की धोतियां खराब हो जाएंगी। आप जब पाकिस्तान वापस जाएं तो वहां सब पाकिस्तानी भाइयों को बताएं कि भारत में हिंदुओं ने भारतीय मुसलमानों के साथ जिल्लत आमेज सलूक करके उनमें इतनी नफरत पैदा कर दी है कि अब हर भारतीय मुसलमान एक छोटा पाकिस्तान है। हमने कस्मा पुरसी की हालत के बावजूद इतनी तैयारी कर ली है कि वक्त आने पर पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से ज्यादा हमदर्द और जानिसार भारत में मिलेंगे। हाजी मस्तान ने मुझे बताया कि वो एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ और बहुत ही कम पढ़ा है। 14 बरस की उम्र से ही उसने वालिदैन की गुर्बत की वजह से आम मजदूर की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया और अपने जोरे बाजू से इस मकाम तक पहुंचा है। अपनी गुर्बत के जमाने में हिंदुओं के मुतासिबाना और हतकामेज सुलूक ने उसके दिल में नफरत का जो शोला भड़का दिया था, वो उसके ताकत पकड़ने तक ज्वालामुखी बन गया था और अब वो हर तरीके से इस मुतासिबाना और हतकामेज सुलूक का बदला ले रहा है। उसने कहा, मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मेरा वाहिद मकसद इस दुश्मन इस्लाम मुल्क की जड़ें खोखला करना और मुसलमानों को हर मुमकिन तहफ्फुज देना है। मैं हाजी मस्तान के मुताल्लिक ये बातें इतने खुले तौर पर इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों और पाकिस्तान का ये हमदर्द कई साल पहले अपने खालिक हकीकी से जा मिला है और उसका गुरोह अब खत्म हो चुका है। हाजी मस्तान ने कहा कि मैं चंद रोज में अपने इकट्ठे किए गए असलहे के ज़खायर भी आपको दिखाऊंगा। मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान में मुझे अपनी कवर स्टोरी के लिए न्यू नागपाड़ा में एक एड्रेस दिया गया था जहां पर मेरी तस्दीक करने वालों ने मेरा नाम विनोद चोपड़ा और खुली चाय का व्यापारी बताना था। मैं उस एड्रेस पर भी जाना चाहता हूं। हाजी मस्तान ने कहा कि न्यू नागपाड़े की डायमंड बिल्डिंग में एक कश्मीरी नस्ल स्मगलर ख्वाजा रहता है जो जाहिरी तौर पर कालीनों का व्यापारी है और अंदरूनी तौर पर उसके लिए काम करता है। मैं उसे यहाँ बुलवा लूंगा। उसे अपनी असल हकीकत मत बताना, वो तुम्हें उस एड्रेस पर मेरे मुहाफिजों के साथ ले जाएगा। मैंने हाजी मस्तान को कहा कि बम्बई में मेरा कोई काम तो नहीं है। अपने मिशन की तकमील और भारतीय तशद्दुद के बायस मैं बेहद ज़हनी तनाव का शिकार हूँ। मेरे जख्म ठीक हो जाएं तो मैं सारे बम्बई और गिरदो निवाह के इलाकों में घूमने फिरने जाना चाहता हूँ। कॉलेज के जमाने से ही मैंने बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक होशरुबा किस्से सुन रखे हैं। मैं तमाम फिल्म स्टूडियोज और मारूफ फिल्मी सितारों से भी मिलना चाहता हूँ। हाजी मस्तान ने कहा, जब भी आप खुद को फिट महसूस करें मुझे इत्तला भिजवा दें। फिल्म स्टूडियोज और फिल्मी सितारों तक अवाम की रसाई नहीं होती, लेकिन मेरी वजह से आपको तमाम फिल्म स्टूडियोज में और फिल्मी सितारों के घरों में निहायत इज्जत व एहतराम से खुशामदीद कहा जाएगा। आपको सिर्फ ये एहतियात करना होगी कि आज से आपका नाम आसिफ अली और नेशनैलिटी ब्रिटिश होगी। आपका ब्रिटिश पासपोर्ट कल आपको मिल जाएगा। आज आपके बंगले में फोटोग्राफर पासपोर्ट के लिए आपकी तस्वीरें उतारेगा। आप मजीद तंदुरुस्त हो जाएं तो आपकी हर पसंदीदा जगह पर आपको ले जाया जाएगा। मुझे हाजी मस्तान से मुसलसल मिलते हुए आज तीसरा दिन था। दोपहर 3:30 बजे मैं रुखसत लेकर वापस जूहू के बंगले में आ गया। आज मेरा पिस्टल भी मुझे वापस कर दिया गया था। शाम को डॉक्टर के अलावा फोटोग्राफर भी आया और मेरी तस्वीरें उतार कर ले गया। खाने के बाद मैं सैर के लिए जूहू के साहिल की तरफ चल दिया। करीबन आधे किलोमीटर के बाद लोगों की भीड़ भाड़ नजर आई। चांदनी रात में चमकती रेत पर 20 ठेले वाले चाट और नारियल का पानी फरोख्त कर रहे थे। मुख्तलिफ टोलियों में सैर के लिए आने वाले दरिया और बड़ी चटाइयां बिछाए खुशगपियों में लगे हुए थे। जवान जोड़े नारियल के दरख्तों की ओट में जगह जगह राजो न्याज में मशगूल थे। ये सब यकीनन बम्बई के मिडिल क्लास के लोग थे जो अपनी खोलियों से निजात पाने के लिए महीने में एक आध बार खुली फजा में पिकनिक मनाने आ जाते थे। मैंने ये अंदाजा इस बुनियाद पर लगाया कि काफी आगे तक जाने के बावजूद मुझे कोई प्राइवेट कार दिखाई नहीं दी, जबकि वहाँ 20 टैक्सियां मौजूद थी। मेरे चारों मुहाफिज मुझसे 8-10 कदम पीछे यूं चल रहे थे कि किसी को भी ये ख्याल नहीं आ सकता था कि वो मेरे मुहाफिज हैं। ऊंटों और घोड़ों वाले भी साहिल पर सैर करवाने के लिए जगह जगह मौजूद थे। मैं काफी देर यूं ही घूमता रहा। नारियल का पानी पिया, बम्बई की खास चाट भेलपूरी खाई और वापस लौट आया।
घुड़सवारी मैं बचपन से ही करता आया था और अगर शहसवार नहीं तो अच्छा सवार जरूर था। मेरा जी चाहता था कि साहिल पर घोड़ा भगाऊं, लेकिन जख्मों की वजह से मेरा घोड़े पर बैठना और भगाना नामुमकिन था। ये घोड़े बहुत मरियल और छोटी कामत के थे और मैं वो मुंह जोर घोड़ा पसंद करता हूँ जो सवार के बैठने के बाद एक आध मिनट अपनी अगली टांगे उठाए रखे और अपने सवार की महारत परखने के बाद ही काबू आता हूँ। रात 11 बजे तक मटर गश्त के बाद हम वापस लौट आए। फैमिलीज को देखकर मुझे अपनी वालिदा, बीवी और बच्चे की याद सताने लगी। जब मैं पाकिस्तान में घर से आखिरी बार निकलने लगा था तो मेरा उस वक्त इकलौता लड़का शुजा 1 साल से भी छोटा था। वो अपनी दादी को तो अग्गा जी और माँ को अम्मी अपनी तोतली जबान से पुकारता था, लेकिन उसने मुझे कभी भी मुखातिब नहीं किया था। भारत रवानगी से कबल जब मैं घर वालों से रुखसत होकर सहन के दरमियान पहुंचा तो उसने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे 5-6 मर्तबा मुसलसल अब्बू अब्बू कहकर पुकारा। उस वक्त मुझ पर जो कैफियत गुजरी उसका एहसास साहिब औलाद ही कर सकते हैं। उसकी पुकार सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए, लेकिन मैंने वापस पलट कर न देखा कि कहीं मेरे कदम शफकत पिदरी में लड़खड़ा न जाएं। मेरी आंखों में जब्त के बावजूद आंसू भर आए और मैं तेज तेज कदम उठाते हुए अपने घर से बाहर आ गया। दिल्ली में क़याम के दौरान सैकड़ों मर्तबा मुझे घर वालों की याद आई, लेकिन अपने फराइज की तकमील के एहसास ने इस याद को पीछे धकेल दिया। अब जबकि कोई मिशन मेरे सामने न था, इस सहरज़दा माहौल में मैं अपने घर और घर वालों की याद दिल से न निकाल सका। वो रात मैंने सोते जागते इन्हीं ख्यालों में जकड़े गुजार दी।